Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to Business Today Television and to our weekly series of Market Gurus, where we get you to meet specially talented professionals who have a deep insight into equity and bond markets, and they help you make supernormal wealth over the longer term. Today, a uniquely special man joins us on Market Guru, Mr. Mrinal Singh. He is the Chief Executive Officer and the Chief Investment Officer at InCred Asset Management. Mr. Singh has one of the strongest pedigrees when it comes to picking stocks. Prior to setting up InCred Asset Management about 2.5 years ago, Mrinal polished his stock picking skills at one of the finest AMCs in India, which is ICICI Prudential AMC, for about a dozen years. He was the Deputy Chief Investment Officer at ICICI Prudential and managed funds to the tune of about 25,000 crore rupees, which is roughly $3 billion. Mrinal is a mechanical engineer by qualification and happens to be a very dear friend. Mr. Singh, welcome to Market Guru, and it's such a pleasure to host you on Business Today Television. These are very, very exciting times for Indian markets, given the global macro that we have around us. How do you see the panning out of inflation that is there in the US markets? How is it likely to impact India? And in your opinion, has the US Fed lost control over how to manage inflation? So thank you for getting me over. It was always a pleasure. And आपका opening question is very interesting. I don't think the US Fed has lost control. In fact, they are firmly in control. The US 10-year जो 4.7, 4.8 recently touch करी है, वो clearly market का व्यू है कि yields थोड़ा सा stiff हैं. Inflation के लिए Fed काफी समय से कह रहा है higher for longer. Market was not in that camp. Now market has slowly but surely it started drifting in that camp. और जिसकी वजह से काफी इक्विटी पार्टिसिपेंट्स आई थिंक जो फेंस पे थे, जिनको और बॉन्ड ट्रेडर्स जो फेंस पे थे, जिनको लगता था कि शायद यील्ड्स जल्दी नीचे आ जाएंगी, आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन थोड़ी लोअर डाउन हो गई है और वो यील्ड्स में भी दिख रहा है और थोड़ा सा वीकनेस इन इक्विटी पर्टिकुलरली इन यूएस में भी दिख रहा है. द टारगेट इन्फ्लेशन नंबर से अभी भी यूएस इन्फ्लेशन दूर है और एक बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा फेड ने कंट्रोल किया है. पिछला 18 महीने में 0 से 5.5 वो रेट ले गए हैं. उनका स्टांस अभी भी हॉकिश है, एटलीस्ट इन द चॉइस ऑफ वर्ड्स. और यूएस ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट नेगेटिवली इम्पैक्टेड, विच आई थिंक गिव देम अ बफर. दैट इज व्हाई आई एम फर्मली आंसरिंग दैट फेड हैज नॉट लॉस्ट कंट्रोल. उनका मैंडेट क्लियर है. जब तक अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ पे कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है, वो इन्फ्लेशन को टारगेट करते रहेंगे. और ये आज की बात नहीं है, ये उनका हमेशा का मैंडेट रहा है. सो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन को, यूएस इन्फ्लेशन को नीचे आने में टाइम लगेगा, बिकॉज इट इज सप्लाई लेड मोर देन एनीथिंग एल्स. एंड ग्रोथ रिमेन्स एनकरेजिंग इन यूएस. हो सकता है स्लो डाउन आए, बट फेड इज वेरी वेल पोजिशन to actually deal with that slowdown in terms of having a buffer to cut rates if required and inject liquidity in the system to pull the economy out of potential slowdown. आपके सामने ये यूएस का 10-year बॉन्ड यील्ड का चार्ट फिलहाल दिखेगा. ध्यान दीजिए, ये जो आंकड़ा आपके सामने रखा गया है, ये नवंबर 2007 का उच्चतम स्तर आप देख रहे हैं. लगभग 16 साल का उच्चतम लेवल आप यूएस 10-year बॉन्ड में देख रहे हैं. और इस वजह से सिंह साहब बेहतर बता पाएंगे कि पूरी दुनिया में जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वहाँ से पैसा बाल्टियों में भर भर कर हमारे विदेशी मित्र वापस अमेरिका ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको यूएस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, जहाँ पर बिना मेहनत के आपको 0.5% यील्ड या रिटर्न आता हुआ दिखता है. सिंह साहब, इससे भारतीय बाज़ारों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? आपने कहा कि इन्फ्लेशन लंबी दौर तक मजबूत रह सकती है और उसी हिसाब से ये 10 ईयर की जो यील्ड है वो भी दिक्कत करती हुई दिखेगी. भारतीय बाज़ारों पर क्या इम्पैक्ट होगा? 2-3 सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हैं. एक इम्पैक्ट ये है कि ग्लोबल कैपिटल जो पिछला 10-12 साल से रिस्क असेट्स की तरफ रुझान दिखा रहा था, वो अब क्लियरली एक हाई यील्ड प्रोडक्ट और पर्टिकुलरली यूएस
ट्रेजरी जैसे हाई यील्ड प्रोडक्ट की तरफ इन्वेस्टेड रहेगा, जैसा आपने कहा। पेंशन्स हुए या सॉवरेंस हुए, जिनको एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम चाहिए अपने कैश आउटफ्लोज मैनेज करने के लिए, उनके लिए ये स्तर यूएस यील्ड का एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्तर है। एंड लाजमी है कि दे विल प्रेफर टू इन्वेस्ट टूवर्ड्स दैट। सो वो ट्रेंड मेरे ख्याल से रहेगा। उससे भी इम्पोर्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडस्केप चेंज है, जिसको मैं टेक्टोनिक शिफ्ट कहूंगा। वो ये है कि फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट ऑफ कैपिटल नदारद थी, गायब थी। अब एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसोसिएटेड है। सो सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या बात। पर्टिकुलरली जो रिस्क असेट हो या इन्वेस्टमेंट ऑन द ग्राउंड हो, एक थ्रेशोल्ड कैपिटल और उसके रिटर्न के अराउंड होंगे। सो मेरे ख्याल से कई बार लोग सोचते हैं कि ये एक एबरेशन है, और पिछला 10-12 साल जो 0% इंटरेस्ट रेट या नियर अबाउट वो था, एक नॉर्म था। मेरे ख्याल से रिवर्स है, वी आर क्लोजर टू द नॉर्म। और वो 10-12 साल का 0% इंटरेस्ट रेट वॉज द एबरेशन। मैं ये नहीं कहना चाहता कि यील्ड यहीं पर रहेंगी। मेरे ख्याल से यील्ड्स नीचे आएंगी जैसे जैसे इन्फ्लेशन का डेटा मॉडरेट करेगा। बट 0% जाने के लिए क्राइसिस लगेगा, जो विच विल इम्पैक्ट ऑल एसेट प्राइसेस इफ एट ऑल इट हैपेंस। सो मैं ये कहूंगा कि इट इज बेटर दैट मोस्ट इन्वेस्टर्स बिल्ड अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो भले ही बॉन्ड यील्ड हो या कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो। I think that would be a better prudent way, and it is the classical way of choosing to invest or evaluating your investment decisions. बिल्कुल सही। आप ये मान के चलिए कि जो आप 10 साल की यूएस बॉन्ड यील्ड देख रहे हैं, लगभग इसी के आसपास आपका कैपिटल कॉस्ट आता हुआ दिखेगा, जिस पर आपको और ऊपर रिटर्न कमाना दिखता है। सिंह साहब, मेरा आखिरी प्रश्न ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, और उसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बाज़ारों पर ध्यान देंगे। आपको कुछ ऐसा आभास होता हो कि जो हमने परेशानियां सन 2008 में देखी थी ग्लोबल मार्केट्स में, जो कि 10 साल के बॉन्ड यील्ड से ही शुरू हुई थी, क्या उनकी संभावना है वापस आने की, या ये कुछ ज़्यादा ही डरावना सिनेरियो है और ऐसा नहीं होगा? देखिए, 2008 में और 2007 में सब प्राइम क्राइसिस के रिपल्स आने स्टार्ट हो गए थे। सिस्टम में पर्टिकुलरली सब प्राइम में काफ़ी ज़्यादा लिवरेज था, और इक्विटी वैल्यूएशंस भी एबनॉर्मली फ्रॉथी थे। मैं कहूंगा कि इक्विटी वैल्यूएशंस एलिवेटेड हैं, बट उतने फ्रॉथी नहीं है जितने 2007 में थे इन पर्टिकुलर। और सिस्टमैटिक लिवरेज बट फॉर यूएस गवर्नमेंट लिवरेज ऐसा वरीसम या डेंजरस नहीं है। बट क्या क्राइसिस पैन आउट हो सकता है मोर जियोपॉलिटिकल इन नेचर, बट इज डिफरेंट कंपेयर टू पास्ट। मैं कहूंगा जैसे कि यूरोप में वॉर है, देयर आर लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स इवन इन साउथ चाइना सी। सो मैं कहूँगा जियोपॉलिटिकल रिस्क है, और थोड़ा सा अगर यूएस गवर्नमेंट के डेट को लेके कोई कंसर्न होंगे तो वो इशू आ सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में आई डोंट थिंक दिस इज इक्वल टू 2007 या 8 का, बिकॉज फ्रॉथ और लिवरेज उस लेवल का नहीं है। बट थोड़ा बहुत एलिवेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस है, which makes us work harder towards looking for specific stocks जिन पे हमें लगता है कि निवेश करने से एक उम्दा रिटर्न क्रिएट हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर तो आप सबको तसल्ली मिल रही होगी कि विदेशी बाज़ारों में, ख़ासकर अमेरिका की वॉल स्ट्रीट में, कोई ऐसी परेशानियाँ नहीं आने वाली। सिंह साहब बिल्कुल इस सोच से जुड़े हुए हैं कि इतनी कठिनाई जो हमने सन 2007 या 2008 में देखी थी, वो आपके सामने नहीं आएगी। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और मैं भी आज आराम से सोऊंगा आज के बाद से। सिंह साहब, अब बात करते हैं अपने जाने माने भारतीय बाज़ारों के बारे में। हम लोगों ने एक बहुत ही शानदार मोमेंटम देखा है बाज़ार में सन 2023 से। एक बिल्कुल समझिए नई झलक, एक नई सोच और एक नया जज्बा आपको भारतीय बाज़ारों में दिखेगा। आपके अनुसार कौन सी 2 या 3 ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी और अब आने वाले समय में अक्सर होती हुई दिखेंगी भारतीय अर्थव्यवस्था में, जिसकी वजह से ये एक बहुत शानदार बदलाव आपको आता हुआ दिखा है हमारे बाज़ारों में? 2-3 बहुत ही उम्दा सवाल है भटनागर जी। 2-3 चीजें जो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं, पर्टिकुलरली उन निवेशकों के लिए हमारे जैसे जिन्होंने 10-20 साल मार्केट में बिताए हैं। देखिए, एक तो कंपेयर टू 10 साल पहले
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का साइज और माइट एक्चुअली फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को सरपास कर गया है। ये पहले नहीं होता था। इनफैक्ट अगर आप देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और उसके पीछे शो इंडिया के डिफरेंट काइंड ऑफ रिटेल एंटिसिपेशन। सेवर्स का वो सेविंग एलोकेशन खड़ा है, जो एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को इनफैक्ट सरपास कर चुके हैं, इनफैक्ट मैच भी करते हैं कई जगह और सरपास भी करते हैं। सो डोमेस्टिक कैपिटल फ्यूचर रिटर्न्स का बहुत बड़ा ड्राइवर रहेगा और वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। ये फाइनेंशियलाइजेशन अवे फ्रॉम फिजिकल एसेट्स और ट्रेडिशनल एसेट्स टुवर्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स, ये एक लंबा ट्रेंड है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी उसके बेनिफिशियरी हैं। तो ये एक डिफाइनिंग फोर्स रहेगी मार्केट में। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम ये देखें कि इंडिया का स्केल बहुत बदल गया है। जब हम 15-20 साल पहले की बात कर रहे हैं तो इंडिया की इकोनॉमी का साइज 1 ट्रिलियन के करीब था। आज हम ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन पे हैं। सो जिस तरह का क्वांटम ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिस तरह का क्वांटम ऑफ कैपिटल डिप्लॉयमेंट या इन्वेस्टमेंट साइज जो हम देखते हैं, वो एक ग्लोबल नेचर का है। उसमें 2 जीरो ऐड हो गए हैं। पहले हम देखते थे कि बिजनेसेस के प्रॉफिट्स 1,000 करोड़ 5,000 करोड़ के ऊपर जाते नहीं थे। आज मल्टीपल कंपनीज है जिनके प्रॉफिट 10, 20, 30, 40 हजार करोड़ के ऊपर है और ह्यूज नंबर ऑफ कंपनीज है जिनके 4 डिजिट में प्रॉफिट रिपोर्ट होते हैं। बिल्कुल। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ, ये हमारे मार्केट के स्पेसिफिक है, डेफिनेशन ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप वगैरह बदल गई। और ये 2018-17 में आया है, सेबी ने रीडिफाइन किया है एमफी के रिकमेंडेशन पे। पहले लार्ज कैप होता था, मिड कैप होता था, एक ब्रॉडर स्पेस, और एक स्मॉल कैप भी होता था, और इसमें डेफिनेशन इंडिविजुअलिस्टिक हो गई थी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे रादर देन एक कॉमन डेफिनेशन। लेकिन आज बहुत क्लियर है, पहले 100 स्टॉक मार्केट कैप के बनिस्पत कहलाते हैं लार्ज कैप, नेक्स्ट 150 कहलाते हैं मिड कैप, और बाकी सब हैं स्मॉल कैप। और स्मॉल कैप इनफैक्ट सबसे बड़ा स्पेस है आज निवेशक के लिए चुनने के लिए। और स्मॉल कैप का रिप्रेजेंटेशन एक 250 स्टॉक के इंडेक्स से करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वेरिएंस बहुत ज्यादा है। और ये भी रियलिटी है कि इंडियन इकोनॉमी में एमएसएमई स्पेस में काफी एक्शन है, काफी डिसरप्शन है, काफी ग्रोथ है और काफी डिसअपॉइंटमेंट भी है। सो यही हमारे स्मॉल कैप बाजार में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो 20 स्टॉक जो महंगे लगते हैं स्मॉल कैप में, देर आर 10 स्टॉक्स जो रीजनेबल लगते हैं, जिनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और मैनेजमेंट कंफर्टेबल लगते हैं। वही डायकॉटमी हमें जो एमएसएमई में दिखती है वही स्मॉल कैप स्पेस में दिखती है। वाइडली रिप्रेजेंटेड है, लार्ज स्केल है, डेफिनेशन बदल गई है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बड़े हो गए हैं, प्राइस डिस्कवरी के लिए बिगर प्लेयर्स का होना एक बहुत ही अच्छा साइन है। एंड आई थिंक एक मैच्योरिटी लेवल मार्केट में कंपेयर टू पास्ट इंप्रूव हुआ है और आगे जाके ये इंप्रूव होता रहेगा। एक बात सिंह साहब मैंने भी नोटिस करी, पिछले 15 वर्षों के मुकाबले आज अगर आप किसी भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी स्टार्टअप से मिलते हैं तो आजकल भारत में लोगों ने छोटा सोचना बिल्कुल बंद कर दिया है। ग्लोबल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस और उसी तरीके की सोच आपको पूरी दलाल स्ट्रीट पर बहुत ही तेज़ी से फैलती हुई दिखेगी और ये भारतीय बाज़ारों के लिए एक बहुत ही अनुकूल स्थिति है। चलिए अब आपके फ़ंड के बारे में बात करते हैं। आप एक बहुत ही शानदार फ़ंड, इमर्जिंग बिजनेस फ़ंड चलाते हैं जहां पर लगभग 450 करोड़ रुपए निवेशित हैं 21 स्टॉक्स पर, ज़्यादातर मिड कैप्स। सिंह साहब, जो मैं आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पढ़ रहा था, यहाँ पर लगभग 18 से 20% आप कैश पर बैठे हुए हैं। क्या आपने पिछले कुछ महीनों में ये जो हमने शानदार रैली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देखी है उसमें कुछ मुनाफा वसूल किया है या इसके पीछे कोई और कारण है? इसके पीछे मुनाफे से ज्यादा मुनाफा कम है। मुनाफे से ज्यादा कारण ये है कि ये रैली में हमने सिग्निफिकेंटली पार्टिसिपेट नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ बाइंग। हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक्स ने ही वैल्यू डिस्कवरी करी है अपनी, और उसकी वजह से हमारा एक एमटीएम ऊपर गया है, प्लस हमारे निवेशकों को एक रिटर्न भी डिलीवर हुआ है। सो 20% कैश जो आपको दिख रहा है उसके दो प्रोमिनेंट कारण हैं। एक तो जो मंथ एंड में पैसा आता है वो थोड़ा सा इकट्ठा हुआ है, प्लस हमने वी आर स्टिल लार्जली लुकिंग फॉर इंटरेस्टिंग स्टॉक प्राइसेस जहां पे हम अपना निवेश कर पाएंगे। बट देन मैं कहूंगा कि ये 20% कैश को ज्यादा रीड करने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। वो 80% प्लस जो इन्वेस्टमेंट है दैट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवेल्युएट करना। जी, चलिए तो 80% जो आपने सिंह साहब निवेश कर रखा है, पहले 10 में से
तीन जो स्टॉक्स हैं वो ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्पेस से हैं। आपका वहाँ पर जो सोच है वो है ओवरवेट मुकाबले बाज़ार के। ऐसा क्या आपको दिख रहा है भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो आगे आने वाले कुछ समय में आपको बढ़िया रिटर्न देगा? ध्यान दीजिए, ये दर्शकों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, सिंह साहब एक बाय और होल्ड इन्वेस्टर हैं। लंबी अवधि के लिए आप एक स्टॉक पर, कई स्टॉक्स पर बैठे रहते हैं और जब तक कि उसका पूरा मज़ा आपको पोर्टफोलियो में ना दिखे, सिंह साहब वहाँ पर विनिवेश नहीं करते। ऑटो सेक्टर मृणाल जी, क्या पसंद है आपको? क्लियरली टू व्हीलर्स में वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव थे, तो 4-6 महीने पहले हमने अपना एक लार्जर एलोकेशन टू व्हीलर्स प्लस उनकी सप्लाई चेन में डाला था। हमारा बिलीफ है कि मारुति वाज आल्सो अंडर प्राइस, तो मारुति में भी हमारा निवेश गया। ये दोनों बिजनेसेस में कहूँगा एक मिडिल इनकम और लोअर इनकम हाउस होल्ड के प्रोडक्ट हैं। और हमारा बिलीफ है कि रूरल स्ट्रेस जो सिस्टम में था पिछला 3 साल से, वो बॉटम आउट हो गया है। और मिडिल एंड लोअर इनकम हाउस होल्ड का इनकम इम्प्रूवमेंट से एक जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो इनके वॉल्यूम्स को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। और साथ में वॉल्यूशंस भी अट्रैक्टिव था, तो हमारा एलोकेशन उस तरफ गया है। एज सच मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में, टोटल इकोसिस्टम में, इंडस्ट्रियल्स में ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी ऑलमोस्ट 40% है। सो एक लार्ज पोर्शन है और वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है हमारे एलोकेशन एंड प्रेफरेंस में भी इन्वेस्टमेंट के। जी, वैसे तो सिंह साहब इंडिविजुअल स्टॉक्स पर कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन तीन जो ऑटो क्षेत्र से मृणाल जी ने पैसा लगा रखा है वो है हीरो मोटर्स, अमारा राजा बैटरीज और मारुति सुजुकी। ध्यान दीजिए, मारुति ने कुछ समय पहले ये बात पब्लिकली बताई थी कि अगले 8 वर्ष में वो 45,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे ताकि उनकी कैपेसिटी डबल हो जाए। और इस फर्स्ट हाफ में जो 30 सितंबर को आपने समाप्त होते हुए देखा, मारुति की 6 महीने की सेल पहली बार 10 लाख व्हीकल से ऊपर बढ़ी। मृणाल जी, ज़रा 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। ये जो हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त रैली स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के इंडिसेस में देखी है, 36% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स, लगभग 27-28% मिड कैप इंडेक्स पिछले 8-9 महीने में, क्या आप चिंतित हैं किस हिसाब से वैल्यू एक्सप्लोड हो रही है? और क्या ये वो समय है कि बहुत ही ध्यान बरता जाए लॉन्ग साइड पर? जी, एकदम उम्दा सवाल है। और चिंता करना एलिवेटेड मार्केट में और स्केप्टिकल होना एक अच्छे इन्वेस्टर का ट्रेट है। सो इतना शार्प रैली इतने रिसेंट और शॉर्ट टाइम में ऑब्वियसली हमको थोड़ा चिंतित करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूर खड़े हो जाते हैं। हम एक्चुअली और बिजनेसेस को इवेलुएट करते हैं। हम चाहते हैं कि हम देखें कि क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं, क्या हमें रिस्क रिवॉर्ड कहीं फेवरेबल मिल रहा है। सो कुछ नाम जो आपने लिए उनमें से रिसेंटली एडेड नाम भी हैं पिछला 3 महीना में। तो मैं कहूँगा कि कंपेयर टू 6-8-9 महीना पहले जब लार्जली डिसेंट वैल्यू दिख रही थी स्मॉल कैप में और मिड कैप में भी, वो अंडर वैल्यूएशन निकल गया है। कुछ कुछ पॉकेट्स में थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन भी है। बट देन आर एंडेवर टू कीप फाइंडिंग अंडर प्राइस बिजनेसेस पोटेंशियल टू देयर ग्रोथ कंटिन्यूज। तो वो हम लगे हुए हैं और हमको कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस हम इवेलुएट भी कर रहे हैं। जी, सिंह साहब, आपने मेरा अगला प्रश्न का जो सूत्र था अपने पिछले जवाब में दिया। ये बताइए अभी कहाँ आपको वैल्यू दिखती है? क्लियरली जो मैंने कहा, 2-3 एरियाज जहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडिया ग्रोथ है। मेरे ख्याल से इंडिया की अगले 5 से 10 साल की ग्रोथ केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस में है। यहाँ पे बहुत कैपेसिटी क्रिएट होगी। डिमांड ड्राइवर हो सकता है कि पीएलआई हो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, या गेन्स इन ग्लोबल सप्लाई चेन मार्केट हो। इसके अलावा रूरल कंजम्पशन बहुत बड़ा ड्राइवर होगा, क्योंकि रूरल हैज बॉटम्ड आउट और अगले 6 महीना में या साल भर में रूरल वॉल्यूम्स और रूरल ग्रोथ दिखने लगेगी। और वो एक बहुत बड़ा ड्राइवर है वॉल्यूम्स का, क्योंकि वो बहुत लार्ज सेगमेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। कुछ सेक्टर्स जो हमको लगता है मीन रिवर्ट करेंगे, उनमें से हो सकते हैं हेल्थ केयर हो, अर्बन डिस्क्रिशनरी हो, और इसके अलावा भी कुछ सेक्टर्स हैं। और टेक भी, मैं कहूँगा कि टेक में इंटरेस्टिंग प्राइजेस एज एंड व्हेन अपीयर करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले कॉन्वर्सेशन में कहा कि यूएस फेड बहुत वेल प्लेस्ड है किसी पोटेंशियल स्लो डाउन को हैंडल करने के लिए। सो टेक ऑल्सो वुड बी अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट फॉर अ राइट प्राइस। और इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए दर्शकों कि जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं, इसमें जो टॉप होल्डिंग है इस वक्त इमर्जिंग
बिजनेस फंड की वो जेंसार टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड है, जिसका वेट लगभग 5.4% है मृणाल जी के पोर्टफोलियो में। सिंह साहब, इस चर्चा को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। आपने काफ़ी बुलिश कमेंट्री दी, जिस हिसाब से हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देख रहे हैं, पूरे स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिसेस की। ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपके अनुमान अनुसार कहाँ पर आप निफ्टी को देखते हैं साल भर में? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है भटनागर जी, लेकिन अगर मैं सच बोलूं तो मुझको नहीं पता। जी और मुझे इसलिए नहीं पता है क्योंकि मैं उस बारे में बॉदर ही नहीं करता हूँ। जी अ, हम लोग एक ट्रेडिशनल क्लासिकल इन्वेस्टर हैं। निफ्टी को हम ऑब्जर्व करते हैं डेली, लेकिन हम उस पर ज्यादा व्यू नहीं लेते हैं। हम इंडिविजुअल बिजनेसेस पे व्यू लेते हैं। हमको ये पता है कि अगर हम एक हाई ग्रोथ अंडर वैल्यूड बिजनेस में निवेश करेंगे तो मैटर ऑफ टाइम है और वो इंडेक्स को आउटस्मार्ट करेगा। सो निफ्टी विल डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिफ्लेक्ट अपॉन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। हमारा एंडेवर है कि हमको उससे बेटर करना है, तो हम वो इंडिविजुअल बिजनेसेस की खोजबीन और सुराख में लगे रहते हैं और हम वही करते हैं। निफ्टी पे व्यू काश मुझे पता होता, लेकिन फैक्ट ये है कि मुझे नहीं पता है। जी। तो मैं सिंह साहब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। पत्रकार होने की वजह से हमारा काम है सवाल पूछना, और मैंने एक यॉर्कर डाली थी जो आपने बिल्कुल बाउंड्री से पार निकाल दी। वर्ल्ड कप का ज़माना भी है इस वक्त, तो देखिए सिंह साहब बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं आपको मार्केट गुरूज़ में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मृणाल जी, अब मेरे को ये बताइए, कुछ ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जहाँ पर हम लोग हमेशा ये कहते आए हैं पिछले 31 वर्ष से, जब से मैं बाज़ार में हूँ, कि भाई ये ओवर वैल्यूड हैं, जैसे कि एफएमसीजी। कितनी ही मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जहाँ पर आपको 60 के पी, 70 के पी, 90 के पी भी दिखते हैं, और उससे सब दूर रहते हैं। लेकिन हुनर आपका ऐसा है कि पहले 10 स्टॉक्स में एक एफएमसीजी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप तो इंडिविजुअली सेक्टर के बारे में, स्टॉक के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन रूरल डिमांड की आपने बात करी, एस्पिरेशनल ग्रोथ की बात करी। एफएमसीजी आपको कैसा लगता है? एफएमसीजी बिजनेस करंट एनवायरनमेंट के लिए, पर्टिकुलरली हाई इन्फ्लेशन, रूरल ग्रोथ के लिए बहुत वेल प्लेस्ड है। नंबर वन सेक्टर जो बेनिफिट करेगा। लेकिन वैल्यूएशन, जैसा कि आपने कहा, स्टार्टिंग वैल्यूएशन थोड़े से डिस्करेजिंग है। अगर वैल्यूएशन अच्छे होते तो हम शायद पोर्टफोलियो आधा एफएमसीजी से भर देते। लेकिन चूंकि वैल्यूएशन इतने एनकरेजिंग नहीं है, तो हमने एक लिमिटेड एक्सपोजर लिया है, बिकॉज हमको लगता है कि इनको क्लियर बेनिफिट आएगा वॉल्यूम का भी और मार्केट शेयर गेन्स का भी। एट सम पॉइंट ऑब्वियसली वो वैल्यू में भी दिखेगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमने एक लिमिटेड एक्सपोजर लिया है। सिंह साहब, आप एक बहुत ही सोचकर और समझकर चलने वाले फंड मैनेजर्स में से हैं। मैं ये जानना चाहता था कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है एक चेकबुक लेके और कहता है कि भाई अपने मन का अमाउंट भर लो, मेरे को भारतीय बाज़ारों में इस वक्त बहुत अच्छा निवेश करना है, और मैं मान के चलता हूँ कि जो रिटर्न्स मैंने पिछले 8, 9, 10 महीने में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देखे हैं, वो आगे आने वाले समय में भी होंगे। किस तरीके से आप ऐसे पोटेंशियल निवेशकों का जो मनोबल है उसको मजबूत करते हैं, या कैसे उन्हें समझाते हैं कि जो आपने देखा वो शायद आगे ना हो? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमारे बिजनेस में हम एक्सपेक्टेशन सेटिंग कहते हैं। जी इनफैक्ट तजुर्बे ने मुझे ये सिखाया है कि जब पीरियोडिकली 1 ईयर रिटर्न बहुत अच्छे दिखते हैं, तो हम उस पर डी एम्फोसाइज करना स्टार्ट करते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग 1 ईयर रिटर्न्स को एक्चुअली आगे एक्सट्रापोलेट करें। इनफैक्ट अगर आप 10, 20, 30 साल की हिस्ट्री देखेंगे मार्केट का, तो मार्केट का जो सीएजीआर रिटर्न है वो एक हाईली इन्फ्लुएंस्ड है वो 4-5 साल के सुपर नेचुरल रिटर्न से। सो अगर हम वो 4-5 साल के रिटर्न्स निकाल दें तो एक्चुअली इक्विटी रिटर्न्स काफी नॉर्मल से दिखने लगे। सो 1 ईयर के सुपर नेचुरल रिटर्न के बेसिस पे एक्सपेक्टेशन सेटिंग एक्चुअली हमको भी और निवेशक को दोनों को हर्ट करेगी। हम उस पर हैवीली डी एम्फोसाइज करते हैं। हम इनफैक्ट फोकस करते हैं कि अच्छा, अगर आप देखें, आपकी एक्सपेक्टेशन सेटिंग अराउंड 3 ईयर 5 ईयर रिटर्न की तरफ होनी चाहिए, और वो एक अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से 3-4% ऊपर है कंपाउंडिंग की।
प्लस आपको टैक्सेशन रिलेटेड मच बेनिफिट है इक्विटी में। तो ये बेनिफिट आप कंपाउंड करेंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया ग्रोथ स्टोरी में, और वो भी एक बहुत अच्छा रिटर्न है। कई बार लोग मिड टीन रिटर्न्स को अंडर एम्फसाइज कर जाते हैं, लेकिन वो ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं है। आप लॉन्ग टर्म रिटर्न ट्रेजेक्ट्री देखेंगे तो बहुत ही कम असेट क्लास हैं जो एक्चुअली इतना भी डिलीवर कर पाएंगे 20 साल के बेसिस पे। और कंपाउंडिंग एक मैजिक है, जैसा कि लोग कहते हैं कि इट्स द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और ये कंप्लीटली ट्रू है। और कई बार हम वो एग्जाम्पल लोगों को एक्चुअली एक्सेल पे और कैलकुलेटर पे करके दिखाते हैं कि 1-2% कंपाउंडिंग रिटर्न डिफरेंस 10-20 साल में कितना इफेक्ट ला सकता इसके लिए आप इंटरनेट पर वेल्थ कैलकुलेटर्स ढूंढ सकते हैं और सिर्फ ये देखिए कि 15% CAGR रिटर्न 20 साल का और 11% CAGR रिटर्न 20 साल का आपको 1 लाख रुपए पर किस तरीके का फ़र्क और जादू दिखाता है, ये आपको कैलकुलेटर ही बताएगा। सिंह साहब, हमेशा की तरह आज भी समय की थोड़ी कमी है। जिस हिसाब से भारतीय अर्थव्यवस्था में और बाज़ारों में आपको हर तरफ एक बहुत बढ़िया ग्रोथ स्टोरी दिख रही है और पैसे सीमित हैं, तो अच्छी ही चीज़ें ख़रीदी जा सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले 4-5 साल में आप एक बहुत बढ़िया रिटर्न इस फंड में देते हुए दिखेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने इतना कीमती समय निकाला और इतनी बढ़िया बातें हमारे दर्शकों को बताई। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। So, ladies and gentlemen, this was Mrinal Singh. He is the Chief Executive Officer and Chief Investment Officer of Incred Asset Management, a very, very well-known face in the world of stock picking and a very well-known mid-cap picker of stocks. He has about 450 crore rupees invested in emerging business fund, of which only 21 stocks are there. So it's a very concentrated holding. A lot of this data is also available on their websites, and I hope you found this program very interesting. Thank you so much, but remain glued to BTTV for all your latest on the world of markets and economy. Thank you so much. वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।